करेंगे स्टार्ट। लो बुक दे दो मेरे को एक। अब मैं तुमको एक तो क्या है कि एक दुख की खबर सुनाता हूँ और एक सुख की अच्छी है ना। कौन सी सुनोगे? सुख वाली सुना दो सर। सुख वाली है। सुननी नहीं है। दोनों सुना दूं। ये एक तो तुमको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ाई थी ना, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो उसके क्वेश्चन तुम्हारे दो तीन ही इसमें, एक दो ही होगा शायद अभी 13.3 में। तो लेकिन हमारे पेपर में आएगा, पेपर में तो आएगा ही, और उसमें पहचानना ही पड़ेगा कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का है। और भाई सारे जो क्वेश्चन है वो बेस थ्योरम के करीब करीब 90% यानी 10% ही मिलेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो हमने इतना ज्यादा उसको पढ़ा और क्वेश्चन उसके दो तीन ही है ना। तो अभी क्या पढ़ने वाले अपन? बेस थ्योरम। तो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी का एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बेस थ्योरम पढ़ लेंगे, है ना। दोनों एक साथ पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कल मैंने बताती थी, मेरे को दोबारा बताने की जरूरत होगी नहीं शायद, है ना। तो बहुत अच्छा लॉजिक है उसका। ऐसी इवेंट ढूंढनी है जो सब इवेंट के साथ हो रही हो, है ना, समझ गए ना, जो सबको अफेक्ट कर रही हो। चलो देखो, लो बुक तो दे दो, बुक का ही करा देता हूँ फिर, है ना। मेरी तरफ से कराऊंगा, एक टाइम और खराब होगा, बुक का ही करा देता हूँ। कल मैंने हालांकि एक एग्जाम्पल बोला भी था, वो 40-60% मैथ वाला। तो जैसे कि तुम्हारे 13.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ाने के बाद में बेस थ्योरम का अपन बात करेंगे। तो देखो टोटल कितने क्वेश्चन है इसके अंदर? 14। तो पहला क्वेश्चन देखो भाई, एन अर्न, अर्न का मतलब कोई बैग, जोड़ो। एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। कोई थैला है, कोई बैग है, उस बैग के अंदर क्या बोल रहा है? 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। समझ गए ना। तो सबसे बड़ी बात है कि इस बैग के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, मतलब सैंपल स्पेस एक ही मिलता है बस टोटल प्रोबेबिलिटी में, एक ही बॉक्स मिलता है, दूसरा बॉक्स नहीं मिलता। दूसरा बॉक्स मिलने लग जाए मतलब वो टोटल प्रोबेबिलिटी तो है नहीं। समझ गए क्या? तो एक ही बॉक्स मिलता है ना। तो एन अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो पहला ही क्वेश्चन है और इस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है कि कोई बैग है, क्या है? तो ये कोई बैग हो गया, ठीक है। अब इस बैग के अंदर क्या भाई? 5 रेड, 5 बॉल तो कैसी है? अरे 5 बॉल तो रेड है और 5 ही बॉल ब्लैक है, 5 बॉल ही ब्लैक है। समझ गए? फिर क्या बोल रहा है? ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। क्या बोल दिया भाई? ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। रैंडमली कोई एक बॉल ड्रॉ की जाती है, रैंडमली कोई एक बॉल ड्रॉ की जाती है, ठीक है, ड्रॉ कर ली। फिर इसके आगे इट्स कलर इज नोटेड, इसका कलर नोट किया जाता है। फिर क्या किया जाता है? इसका कलर, एक बॉल निकाली और उसका क्या नोट कर लिया? कलर की है, कौन से कलर की है, ठीक है। एंड इज रिटर्न टू द अर्न, और इसको निकाली हुई बॉल को दोबारा बैग के अंदर रख दिया जाता है। निकाल के कलर नोट कर लिया, दोबारा रख दी, ठीक है। मोर एवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। क्या बोल रहा है? मोर एवर 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न। जो बॉल निकाली थी, जिसका आपने कलर नोट किया था, उस कलर की भी उस बॉल को तो रखी जाती है वापस, जो निकाली थी उस बॉल को तो वापस रखनी है। उसी कलर की 2 एक्स्ट्रा बॉल उस थैले के अंदर और रख दी जाएंगी। जैसे रेड बॉल निकाली तो इसको तो वापस रखेंगे, अब रेड कलर की 2 एक्स्ट्रा वापस रखेंगे। समझ गए ना? ठीक है। फिर बोल रहे हैं देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब 2 एक्स्ट्रा रखने के बाद में एक बॉल और निकाली जाती है दोबारा। अब मतलब एक और निकाल रहे हैं, समझ गए ना। 2 बॉल एक्स्ट्रा रखने के बाद में कह रहा है कि अब एक और बॉल निकाली जाती है, ठीक है भाई। What is the probability that the second ball is red? What is the probability that the second ball is red? तो सेकंड बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है। अब ये क्वेश्चन कैसे पता चलेगा भाई? ये सबसे बड़ी बात है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो नहीं है। क्यों नहीं है भाई? स्टार्टिंग से चेक करोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी कोई भी इवेंट नहीं मिली जो ऑलरेडी हैपन हो चुकी है, तो कंडीशनल तो अरे नहीं है। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे लाओगे? कोई मल्टीप्लीकेशन तो तब आती है जब कम से कम 2 बोले कि पहली ब्लैक तो दूसरी रेड, है ना, तब मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसने तो केवल एक ही नाम लिया है कि सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। भी जो भी आपको डेटा गिवन है उसमें लास्ट में इसने सिंपल सा क्वेश्चन किया है कि सेकंड बॉल इज रेड, यस और नो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो मैंने क्या कहा था? 2 इवेंट ढूंढो। क्या ढूंढो? 2 नहीं, जितनी मिले उतनी। और एक ऐसी इवेंट ढूंढो जो सबके साथ हो रही है, एक ऐसी इवेंट ढूंढो जो सबके साथ हो रही है। तो मैं इवेंट है ना, इवेंट इवन किसे सपोज करूंगा कि जो सबसे पहले बॉल निकाली थी, अरे दूसरी बार में तो 2 बॉल निकाल ही नहीं रहा,
पहली भी दूसरी बार में तो ये बोल रहा है कि रेड की बताओ केवल, भी दूसरी बार सेकंड बॉल इज ड्रॉन इज रेड ऐसे बोला है, तो दूसरी बार तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। दूसरी बार में तो अगले ने ब्लैक का नाम ही नहीं लिया, लेकिन पहली बार में हमें फिक्स नहीं बताया, तो पहली बार जब कोई बॉल निकालेंगे तो वो रेड भी हो सकती थी और वो ब्लैक भी हो सकती थी। मतलब पहली बार कोई बॉल निकालेंगे उसकी दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन दूसरी बार की पॉसिबिलिटी दो है, लेकिन कुछ है ही है कि रेड, समझ गए ना। तो इवन तो मैं किसको बोल दूं, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड पी ऑफ E1। समझ गए क्या मेरी बात को? अरे ये सोनो, यानी इस थैले में कोई बॉल निकाली गई और वो रेड थी, तो टोटल कितनी है भाई 10, टोटल कितनी है, रेड कितनी है 5, तो इसका हो गया भाई 1/2। ये बात है कि नहीं इसमें बोलो, ये सोनो। अच्छा भाई E2 में क्या ले लेता हूं, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, तो जो बॉल है वो ब्लैक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी भाई दोबारा टोटल 10 में से 5 ब्लैक है, तो इसकी 1/2 मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था, जितने भी इवेंट होंगे सब इवेंट छोटे छोटे E1 E2 उन सभी का सम क्या आना चाहिए 1, मैंने कल ही बोला था उनका सम 1 है ना। तो देखो क्या 1 आ रहा है क्या, 2 इवेंट मिलेगी, तीसरी तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि पहली बार में हो सकता था जब स्टार्टिंग के अंदर उस बंदे ने बॉल निकाली, हो सकता था वो रेड थी, हो सकता था वो ब्लैक थी। अब जाएंगे दूसरी बार बॉल निकालने पे, ये तो पहली बार की पॉसिबिलिटीज है, यस और नो। अब मैंने एक बात और है, एक ऐसी चीज ढूंढो जो सबके साथ हो रही है, बोल सर कहां, लास्ट में क्या पूछा है, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। अरे दूसरी बार में लाल बॉल दो तरीके से आ सकती है, जब पहले रेड आई हो तो भी सेकंड रेड आ सकती है, और जब पहले ब्लैक आई हो तो भी सेकंड रेड आ सकती है। मैंने क्या बोला था, ऐसी इवेंट ए ढूंढो, क्या बोला था भाई, ऐसी इवेंट ए ढूंढो, ऐसी इवेंट ए ढूंढो जो सबके साथ हैपन हो रही है, E1 के साथ भी और E2 के साथ भी, समझ गए ना, उसी की टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, संपूर्ण प्रायिकता का नियम। मैंने क्या बोला, ऐसी इवेंट ढूंढो जो सभी इवेंट के साथ हैपन हो रही है, तो ए ऐसी इवेंट है जो E1 के भी साथ हो सकती है और E2 के साथ। भाई पहली बॉल रेड आई तो भी तो दूसरी बॉल रेड आ सकती है, पहली बॉल ब्लैक आई तो भी तो दूसरी बॉल रेड आ सकती है, यानी कि ये जो इवेंट है ये सबके साथ हैपन हो रही है, इसी की मुझे टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसे मैं क्या मान लूं, ए को क्या मान लूं, सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। वो सिर्फ ब्लैक नहीं आ सकती क्या, अरे आ सकती, लेकिन मेरे को पूछा ही नहीं, मेरे को पूछा ही नहीं, मेरे को तो जो पूछ रहा है ना उसको मैं टोटल इवेंट मान रहा हूं, टोटल प्रोबेबिलिटी वाली। तो मेरे को बोला है सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, सेकंड ड्रॉन बॉल इज, तो इससे मैंने ऐसी इवेंट मान ली जो इन दोनों के साथ हो रही है, पहली बॉल रेड आई तब भी सेकंड रेड आ सकती है, पहली बॉल ब्लैक आई तब भी सेकंड रेड आ सकती है। अरे सॉल्व लो, तो यहाँ पे जो इवेंट ए है हैपन, इवेंट ए हैपन विद E1 एंड E2 दोनों के साथ हो सकती है, नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, यानी कि यही वो इवेंट है जो हमें ढूंढनी थी, हमें ऐसी इवेंट ढूंढनी होती है जो सभी के साथ हैपन हो रही हो, तो यानी ये E1 के साथ भी हैपन हो रही है और E2 के साथ। अरे ये बात क्लियर है या नहीं है? अब अपने आप पता चलेगा तुम्हें, आपको क्या निकालना है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फॉर्मूला बना के बताऊं, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। देखो जब E1 हो जाए, क्या हो जाए, तब ए की इंटू पी E1, अरे भाई जब E1 हो चुकी हो तब ए की इंटू पी E1, जब E2 हो चुकी हो तब ए की इंटू E2। अरे ये सोनो, इसको हालांकि पहले लिखते हैं ऐसे कि भाई पी E1 इवेंट हो गई, अब E1 हो चुकी तब ए की हैपन होने की, अब पी E2 हो चुकी तो अपॉन में तब ए की। देखो भाई अब ए कितने तरीके से हो सकता है, ए दो ही तरीके से हो सकता है क्योंकि E1 और E2 दो ही चीजें हैं। अब ए कितने तरीके से हो सकता है, टोटल प्रोबेबिलिटी तो है ये, तो ए कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से। जब E1 हो जाए, E1 मतलब पहली बार में रेड आई हो, पहली बार में रेड आ चुकी तब ए के हैपन होने की मतलब सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड, तो दूसरी बॉल रेड कितने तरीके से आ सकती है, जब E1 हो चुकी मतलब पहले रेड आ चुकी तब सेकंड रेड आना, पहले E2 हो चुकी
तब ए का होना पहले E2 हो चुकी, E2 मतलब पहली बॉल ब्लैक आई थी, तब सेकंड रेड आना। लेकिन देखो सेकंड मैन क्या ये रेड ही है, ये जो रेड बॉल है सेकंड, ये दो तरीके से हो सकती है। जब पहली रेड आई तो सेकंड रेड आना, जब पहली ब्लैक आई तो सेकंड रेड आना। यस और नो? अब तुम्हारे पास में PE1 PE2 है, यानी कि तुम्हें ये चीज और लानी है। रेगुलर क्या दिक्कत है, एक और बनाना पड़ेगा। बोलो सर एक और कैसे? देखो इधर ध्यान दो कैसे, एक और बॉक्स बनाओ। बोल सर क्यों? जो बॉल निकाली थी दो उसके एक्स्ट्रा नहीं रखोगे? अरे रखोगे ना। मान लो एक मिनट, मान लो कि भाई एक मिनट रुको, तुम इसको ऐसे लिखो, ऐसे मान लो इवन हुई, क्या हुई भाई? इवन हुई। इवन मतलब रेड निकाली, तो कौन सी दो एक्स्ट्रा लिखोगे? 7 रेड। लेकिन ब्लैक कैसे रहेंगी? 5 ही रहेंगी। बोल सर ऐसा क्यों? क्योंकि तुमको आ गया। देखो मैंने एक ही चीज लिखी है, मैंने कहा है इवन मतलब फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड। अगर रेड निकाली थी पहली बॉल क्या निकाली थी? रेड। तो रेड तो बढ़ाऊंगा, ब्लैक तो एज इट इज। एक मिनट ध्यान दो, लेकिन सेकंड बार का एक आउटपुट होना चाहिए, सेकंड टाइम का रेड वाला। कौन सा वाला भाई? क्योंकि सेकंड टाइम मेरे को केवल रेड पे फोकस करना है, सेकंड टाइम मेरे को केवल। अब देखो ये पहली बार का एरो है, किसका एरो है? अरे तीर का निशान, ये तो पहली बार का है, और ये दूसरी बार का। दूसरी बार केवल किसकी? रेड की। अब देखो क्या हो चुकी, देखो यहां से क्या हो चुकी? इवन हो चुकी। क्या हो चुकी भाई? तो क्या होने की? ए होने की। क्या आएगा भाई? देखो टोटल कितनी है? 12, और 12 में से रेड कितनी है? यस और नो? मेरी बात पे ध्यान दो, क्या हो चुकी? इवन। भाई पहली बार में रेड बॉल निकाली थी, पहली बार में, तो रेड 2 एक्स्ट्रा हो गई, तो पहली बार में रेड आने की इवन P1। अब दूसरी बार में रेड आने की भी पहले इवन हो चुकी, अब एक ही, मतलब सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड की। अब 7 हो गया ना, तो 7/12। यस और नो? यस। अब इसी के अंदर मैं दूसरा बॉक्स बनाऊंगा यहाँ पे, इसको कट नहीं कराना, अलग से बनाना, मेरे पास तो जगह नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? E2। क्या लिख रहा हूँ? E2। देखो E2 ऐसे, तुमको ऐसे ट्री डायग्राम ऐसे बनाना है, ऐसे। अब देखो मान लो ये केस तो अलग हो गया, उसने पहली बार रेड निकाली तो अलग बॉक्स बनेगा। यस और नो? अब मान लो पहली बार उसने क्या निकाली? ब्लैक। अब रेड तो 5 ही रहेंगी, और ब्लैक 7। यस और नो? तो अब ब्लैक कितनी हो जाएंगी? अब 7 ब्लैक हो जाएगी। ये बात किस बच्चे को समझ में नहीं आई? अरे यस और नो? अब देखो E2 हो चुकी, अब एरो देखो, एरो क्या हो चुकी है? E2 हो चुकी, तो अब ए होने की। अब E2 हो चुकी तो ए के होने की, ए के होने की मतलब रेड आने की। तो टोटल 12 पे है रेड की, ब्लैक की नहीं, 5। देखो ए, अरे भी इवन और E2 चेंज है, ए तो सेम ही है। पहली रेड आई तो भी सेकंड रेड आने की, पहली ब्लैक आई तो भी सेकंड रेड आने की। अब 7/12 मत कर देना, पहली रेड आई तो भी सेकंड रेड, पहली ब्लैक आई तो भी सेकंड रेड। अरे ये सोनो, अब तुम्हारे पास में PE1 है, PE2 है, ये दोनों भी तुम्हारे पास में है। किसका इंतजार कर रहे हो? बोल दो। अरे नहीं आएगा समझे? बोलो। ये सोनो, ये होती है टोटल प्रोबेबिलिटी। किसी एक इवेंट की कुल प्रायिकता टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? टुकड़ों में होगी, समझ रहे हो क्या? तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी क्यों बोलते हैं, इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इवेंट ए है ये 2 तरीके से हो सकती है। हो सकता था कोई इवेंट 3 तरीके से हो जाए, हो सकता था कोई इवेंट 4 तरीके से हो जाए, और कल मैंने क्या बोला था? हो सकता है कोई इवेंट n तरीके से हो जाए। ऐसी इवेंट जो सब इवेंट के साथ में हैपन हो रही है, उस इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो उसे ही तो टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो ए है, ए कौन मानी मैंने? सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड। अब जो सेकंड बॉल है वो 2 तरीके से आ सकती है, या तो पहली बार में रेड निकली तब सेकंड रेड, या पहली बार में ब्लैक निकली तब सेकंड रेड। अरे यस और नो? यानी कि ए जो है वो इवन के साथ भी हैपन हो सकती है और E2 के साथ भी हो सकती है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऐसे करके निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर अपन बहुत लंबा डिस्कस कर चुके हैं कल, ठीक है ना? 16 मिनट का वीडियो डाला है, आराम से देख लेना। इसमें रख दो क्या? तो क्या आंसर आ जाएगा? बोलो भाई। अरे इवन की वैल्यू हाफ ही है क्या? PA अपॉन में इवन 7/12 प्लस E2 हाफ 5/12। समझ रहे हो क्या? बच्चे क्या बोलेंगे? ये एक्स्ट्रा तो 7/12 इसे रख देंगे। अरे अब भी रेड की देखनी है, अब भी एक ही देखनी है, आउटपुट रेड का ही देखना है, क्योंकि लास्ट है इसके आगे खत्म। सेकंड जो देखो उसका आउटपुट केवल रेड देखो। फर्स्ट के 2 आउटपुट है, फर्स्ट ड्रॉन बॉल रेड, फर्स्ट ड्रॉन बॉल ब्लैक। फर्स्ट के 2 हैं,
अब बच्चे बोलेंगे सर सेकंड के तो दो आउटपुट है, दोनों है तो रेड के ही, समझ गए क्या? क्या रिजल्ट हो जाएगा भाई? 24 का एलसीएम आ गया, 7 + 5 क्या आंसर आएगा भाई? 12/24, 1/2 आंसर आएगा फाइनली। चेक कर लो, ये क्या चेक कर लो एक बार, कभी कल की तरह से ही। अरे बात क्लियर है क्या? कर लो इग्नोर, अब इतना समझाया इसको, अकेले क्वेश्चन में 15 मिनट लग गए। तो देखो अब मान लो एक सेकंड क्वेश्चन मेरी तरफ से लेते हैं ना, तो कोई ऐसे क्वेश्चन है, ये मेरी तरफ से, दो का तो नहीं है, मैं लिख देता हूँ ये मेरी तरफ से ना। तो देखो भी मेरी तरफ से, तो क्या है कि मैंने बोला कि कोई क्लास है, क्लास जानते हो 11वीं 12वीं, तो किसी क्लास के अंदर 40%, क्या बोल दिया मैंने? 40% उस क्लास की 40% गर्ल्स जो है ऑप्टेड फॉर मैथ्स। क्या लिख दिया मैंने? गर्ल्स ही सही नहीं लिख रहा तो देखो तो 40% गर्ल्स ऑप्टेड फॉर मैथ है ना। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया भाई कि किसी क्लास के अंदर कितनी लड़कियां ऑप्टेड है मैथ्स के लिए? 40%। भी जितनी लड़कियां हैं उन लड़कियों का 40%, मतलब 70 लड़कियां हैं, उस 70 लड़कियों का 40% के पास तो मैथ है। समझ गए ना? मैं किसी पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहा हूँ, 11वीं 12वीं कोई भी नाम ले लो अपने हिसाब से, है ना। मान लो क्लास 12 की बात कर लो जिसे, समझ गए। एंड 60%, ये मत लेना ये 100 गए, वो 40% लड़कियों का है, पूरी क्लास का नहीं है। मैंने लिख रखा है ऑप्टेड गर्ल्स, न कि क्लास के 40%। अब 60% बॉयज, 60% बॉयज ऑप्टेड फॉर मैथ्स, है ना। ठीक है भाई, उस लड़कों के पास ज्यादा है। बायोलॉजी हमारे टाइम में लड़कों के पास बहुत कम होती थी। हम बीएससी में याद आता, हम मैथ्स के अंदर 101 जने थे जो आरी सी हो रही, और बायोलॉजी के मायने 86 टावर था, जैसे में से 81 छोरी 5 ही छोरा। और बे भाई इस तरह तो एक आदमी बैठा रहता, मैं बहुत स्वाद लेता बेटा तेरे को जे पेट लाके बाहर ना होता तो बहुत खरीद तो था तो 40% गर्ल्स ऑप्टेड, और धीरे धीरे 3 साल में लड़कियों के पास बैठते बैठते वो भी लड़कियां हो गई थी बेसी 3 साल की होती है तो, और उनका मतलब वैसे चाल चलन वैसे ही मतलब कि बोलना इतना ही सारे वाली यार। तो देखो भूल गए कि हम लड़के हैं मैं उन्हें याद हूं उनका चलो देखो 40% गर्ल्स ऑप्टेड फॉर मैथ्स, 60% बॉयज ऑप्टेड फॉर मैथ्स। अब ये माना जाए कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, उस क्लास के अंदर जितने लड़के उतने लड़कियां माना जाए, है ना। तो ये मैंने 3 हिंट तुमको दे दी कि नंबर ऑफ, ये हिंट मैंने दी है, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स। कि उस स्कूल के अंदर, उस क्लास के अंदर, 12वीं क्लास के अंदर जितनी लड़कियां उतनी लड़के हैं, जितनी लड़कियां हैं उतने ही लड़के हैं। और 40% गर्ल्स जो है ऑप्टेड फॉर मैथ्स, 60% बॉयज ऑप्टेड फॉर मैथ्स। अब पूछेगा क्या? अब मान लो हमसे ये पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ मैथ्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ मैथ्स। यस और नो? सिलेक्शन ऑफ मैथ्स बाय द स्टूडेंट्स, सिलेक्शन ऑफ मैथ्स बाय स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट में लड़के लड़कियां दोनों ही आ गई, समझ गए ना ये बात। तो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, मेरी बात पे गौर करो कि भाई ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, उसे कैसे पता चला? क्योंकि कल मैंने बोला भी था कि ये मैथ है, क्या है मैथ। अब ये 2 चीजों के साथ हैपन हो सकती है, लड़कियों के साथ भी, और लड़कियां भी मैथ ले सकती हैं, लड़के भी मैथ ले सकते हैं। मतलब लड़की होना इवन है तो लड़का होना E2, और मैथ लेना ए। मैंने क्या कहा? E1 E2 E3 जितनी पॉसिबल है छोटी छोटी ही ढूंढो, E1 ढूंढो, E2 ढूंढो, E3 ढूंढो, मिले तो। और फिर एक ऐसी इवेंट ढूंढो जो सबके साथ हैपन हो रही है, उसी की हमें टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता है। अरे सुन लो, तो मैं इधर क्या बनाऊंगा? एक बॉक्स बना दूं क्या? तो मैंने ऐसा कोई बॉक्स बना दिया यार, ये सुन लो। इसके अंदर क्या कह रहा है? 40% तो क्या भाई ये क्या है? इवन 40% गर्ल्स, 40% गर्ल्स, तो गर्ल्स का होना ये क्या है? इवन, यस और नो। और 60% बॉयज के पास में मैथ्स है, और ये क्या होगी? E2, क्या होगी ये? E2, समझ गए क्या? अब एक इवेंट ऐसी जो दोनों के साथ हो रही है, एक इवेंट ऐसी जो दोनों के साथ हो रही है, ए क्या भाई? ए मतलब उसका सिलेक्शन ऑफ मैथ्स। अरे यस और नो बाय द स्टूडेंट, की जो स्टूडेंट है वो मैथ ले रहे हैं, है ना। तो भाई तो जो मैथ है वो दोनों के साथ हो रही है ना। अरे यस और नो,
तो इसका मैं किसका जिक्र करूं भाई, मैथ्स का। किसका जिक्र करूं भाई कि मैथ्स एक ऐसी चीज है जो दोनों के साथ दोनों ही ले सकते हैं। लड़कियां भी मैथ्स चूज कर सकती हैं, सिलेक्ट कर सकती हैं, और लड़कियां भी लड़के भी मैथ्स सिलेक्ट कर सकते हैं ना। तो मैथ इज सिलेक्टेड बाय गर्ल्स, मैथ इज सिलेक्टेड बाय बॉयज। अरे समझ गए क्या? तो सीधी सी सिंपल सी बात है, इवेंट ए ऐसी है जो दोनों के साथ हैपन हो रही है। तो मुझे क्या ढूंढना है? इवन। इवन मतलब लड़कियों की संख्या, लड़कियां कितनी है। अच्छा ये देखो यारी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने ये गलत है। इवन, इवन तो मतलब एक बात ध्यान देना, ये तो 40%, 40% ये तो केस है अलग। भाई इवन मतलब कि इवन, पहले इवन लिख दूं, इवन क्या है? तो इवन का मतलब तो ये है कि भाई स्टूडेंट इज गर्ल, कि वो जो स्टूडेंट है वो एक लड़की है। अरे सुनो, और E2 मतलब स्टूडेंट इज ए बॉय, तो स्टूडेंट इज ए बॉय, कि वो जो स्टूडेंट है वो एक लड़का है। तो लड़कियां और लड़के दोनों क्या है? इक्वल। तो लड़की और लड़कियां यानी कि इवन और E2 दोनों का सम क्या आएगा भाई? हाफ आएगा दोनों का। ये तो इवन और E2 हो ही नहीं सकती थी। अरे मैंने बोला क्या हो गया? सम क्या, प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं मैं तो। अरे प्रोबेबिलिटी दोनों सेम है ना, तो प्रोबेबिलिटी 50-50 नहीं आएगी। जितनी लड़कियां उतने लड़के, नहीं है समझ में? अच्छा ये इवन E2 क्यों नहीं हो सकती? अरे वैसे भी नहीं हो सकती ये तो, क्योंकि दोनों वैसे भी इक्वल नहीं है। अभी तुम सुनो तो सर, ये इवन E2 नहीं है तो क्या है? तो रुको एक मिनट। तो लड़के और लड़कियां लाइन क्या है? नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स। जितनी लड़कियां हैं उतने ही लड़के हैं। तो इवन तो बी यानी कि लड़की कितनी है? ये लड़की होने की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम है, तो हाफ और हाफ ही तो आएगी। अब देखो ये क्या है? मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ध्यान नहीं दिया, अलग से लिखा नहीं, इसमें लिख देता हूं। ए अपॉन में इवन। पहले तो मैं ए को डिफाइंड करूं, तो ए क्या है? सिलेक्शन ऑफ, कि भाई सिलेक्शन ऑफ, हाँ तो इवेंट जो है ये सिलेक्शन ऑफ मैथ्स है। मैथ का सिलेक्शन करना ही इवेंट ए है ना। तो सिलेक्शन ऑफ मैथ्स बाय द स्टूडेंट्स। समझ गए क्या? अब मैं क्या निकालूंगा? ए अपॉन में इवन, ये है वो। ए अपॉन में इवन का मतलब बताओ। मैथ देखो इवन हो चुकी मतलब लड़कियां थी और उनके पास ए है, ए है मतलब मैथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैथ सेलेक्टेड बाय ए गर्ल। तो किसी लड़की के द्वारा मैथ लेना, ए अपॉन में इवन है। अरे इवन हो चुकी मतलब वो लड़की थी, ये तो पता है पहले से ही, ये तो पता है कि लड़की थी, और उसने क्या कर दिया? इवेंट ए कर दी, उसके साथ इवेंट ए हो गई उस लड़की के साथ, यानी कि इवन के साथ ए हो गई, यानी इवन ने मैथ ले ली। अरे यस और नो? तो पी ए अपॉन में इवन को मैंने डिफाइन कर दिया। समझ गए ना? अब इधर जान दो, कितने परसेंट लड़कियों के पास मैथ है? 40%। अरे भाई लड़कियां 40% है जिनके पास मैथ है। मैंने बोला ना मैथ इनके पास है, तो ये अकेले इवन कैसे हो सकती थी भाई? एक तो लड़कियां हैं और उनके पास मैथ है, तो इवन मतलब लड़कियां हैं और एक का मतलब मैथ है। इवन मतलब लड़कियां हैं और एक का मतलब मैथ है। कितनी लड़कियां हैं जिनके पास मैथ है? 40%, यानी 40/100। तो ये तो ए अपॉन में इवन की वैल्यू है। अरे ये सोर नो? तो समझ गए ना मेरी बात? तो 40% 60% हटाता हूँ, लड़की होना इवन और लड़का होना E2, केवल ये लिखूंगा इस बॉक्स के अंदर। और ये जो है ये इवेंट ए। समझ गए क्या? अरे अब तो समझ में आ गई। अच्छा ए अपॉन में E2 क्या है? मैथ सेलेक्टेड बाय बॉयज, मैथ सेलेक्टेड बाय बॉयज। समझ गए ना? तो देखो भाई E2 मतलब वो लड़का था और उसने मैथ ले रखी है, तो ए अपॉन E2 कंडीशनल नहीं आ गए। E2 वो लड़का था, E2 मतलब वो लड़का था और ए मतलब उसके पास मैथ है। तो देखो भाई बॉयज ऑप्टेड फॉर मैथ, लड़के हैं और उनके पास मैथ है, लड़के हैं और उनके पास मैथ है 60%, यानी 60/100। तुम्हारे पास में ए अपॉन E2 है, ए अपॉन इवन है, पी ऑफ इवन है, पी ऑफ E2 है। देर किस बात की? ए की टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगी? ए की टोटल प्रोबेबिलिटी अरे निकाल सकते हो ना। पी ऑफ ए का फॉर्मूला बनाओ, बी लड़कियां इनटू ए अपॉन में इवन। समझ रहे हो क्या? इसको थोड़ा सा आगे लिख दो क्या? कितने परसेंट के पास था? 60 ना, तो 60/100। समझ गए? ठीक है भाई। तो देखो भाई क्या हो जाएगा? प्लस पी ऑफ E2 इंटू ए अपॉन में E2। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आई नहीं आई? अरे किसकी बात कर रहा हूँ? केवल ए की, केवल ए की। ए यानी केवल मैथ की। मैथ चाहिए से लड़कियों के पास हो, लड़कियों के पास हो, मेरे को मैथ के टोटल भाई मेरे को अब ना तो मेरे को लड़कियां और ना मेरे को लड़के किसी पर्टिकुलर से लेना देना नहीं है। मेरे को ये लेना देना है
टोटल स्टूडेंट के पास कितनों के पास मैथ है, लड़कियां नहीं, ये तो इंडिविजुअली अलग अलग चीज होगी, कितने लड़कियों के पास कितने लड़कों के पास मैथ है। तो मैं ऑफिस में जाके क्या बोल रहा हूँ भाई, टोटल कितने बच्चों के पास मैथ है, टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ उसकी, टोटल लड़कियां हो चाहे लड़के हो, टोटल कितने बच्चों के पास मैथ है, समझ रहे हो ना। तो यहां से नहीं पता चल रहा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जनरल लाइफ में या फिर मान लो स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ते हैं या फिर आंकड़े जो डेटा वगैरह होते हैं ना, कि भाई अरे मेरी बात समझ रहे हो ना। तो देखो लास्ट में टोटल प्रोबेबिलिटी इसी फॉर्मूले से निकलेगी कि लड़कियां हो लड़के हो मेरे को मतलब नहीं है, क्लास में लड़कियों का टोटल परसेंट निकाल के बताओ, टोटल कितने परसेंट बच्चों के पास मैथ है ये बता दो। बात आ गई समझ में। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, आ गया समझ में। तो पी ऑफ इवन बोलो भाई हाफ इंटू ए अपॉन इवन 40/100 प्लस हाफ 60/100। अरे बात क्लियर है क्या, बोलो 40 60 100/200, अरे 100/200 क्या रिजल्ट है, हाफ। हाफ मतलब 50%, हाफ मतलब देखो 40% लड़कियों के पास 60% लड़कों के पास, यानी कि टोटल देखो इंडिविजुअली लड़कियों और लड़कियों के पास तो अलग अलग है कि लड़कियों के पास कम मैथ है, लड़कों के पास ज्यादा है, लेकिन पूरी क्लास का कंपैरिजन करें तो उस क्लास के 50% बच्चों के पास तो मैथ है। तो ये मैथ होने की टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, चलो उतार लो एक तरफ से। ये देखो तुम पुराने गाने का साथ ही दे रहा बेस थ्योरम, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब इसका क्वेश्चन तो 101% ही आएगा, इसका क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, अगले को देना ही पड़ेगा, वो से मजबूरी है क्या। 14 के साल है क्या, 2022 की कैसे देना पड़ेगा। अरे 22 की कोनी कौन सी सालों बेस थ्योरम के बिना तो पेपर अधूरा है, समझ गए क्या। जैसे कि मान लो मैथ हमारे बिना अधूरी है ना, तो कहने का मतलब ये है कि भाई बेस थ्योरम तो उसको एग्जाम में देना ही पड़ेगा, एक क्वेश्चन तो देगा वो, ठीक है। तो देखो भाई, तो मैंने यहाँ पे लिखा बेज, क्या लिखा भाई, अब ये कौन था, अरे नाम तो उसका बे था, बेज मतलब बे की, अरे इंग्लिश में ऐसे नाम होते हैं। तो बेज थ्योरम, बेज की नहीं, अब बे की, समझ गए क्या, प्रोनाउंसिएशन चेंज मत करना तुम। तो बेज थ्योरम समझ गए क्या, बेस थ्योरम है ना। अच्छा समझाएंगे क्या, समझ गए। तो ये जो बेस थ्योरम है काफी इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो क्वेश्चन और जल्दी हो जाएंगे। अरे हार्ड नहीं है, तुम सोच रहे हो इतना खतरनाक है, आप जब इसके बिना होगा नहीं तो कोई खतरनाक क्वेश्चन हो। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन वही है 5-7 लाइन का, जैसे इसका यार, समझ रहे हो क्या। लेकिन कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा हो सकती है दिक्कत आ जाए, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो शायद नहीं आएगी। हाँ तो बेस थ्योरम, अब जो जॉन बेज था, जॉन बेज इसका पूरा नाम था, और भाई उस टाइम में क्या हुआ, पहले मैं तुमको कोई प्रॉब्लम दिखाऊंगा तुम्हें कि ये प्रॉब्लम थी, और फिर तुमसे पूछूंगा कि तुम होते तो क्या करते। तो वही प्रॉब्लम किसके सामने आई, बेज इस मैथमेटिशियन के सामने आई, और फिर इसने उसका समाधान किया, काफी पहले कर दिया, काफी पहले का मतलब 1700 ईस्वी में, अभी 2022 2000, इसने लगभग मेरे फिक्स तो नहीं याद है 1763 के समथिंग, ठीक है ना, यानी कि लगभग 1750 माने तो 250 साल पहले लगभग इसने ये फॉर्मूला बना दिया था। तुम देख लो 250 साल पहले। अब क्या हुआ कि होती क्या है, मैं तुम्हें सबसे पहले प्रॉब्लम देता हूं ना। देखो भाई, किसी स्कूल में 12वीं क्लास के 3 सेक्शन है, कितने सेक्शन है, मैं कोई एग्जांपल बताऊं, ऐसे समझा रहा हूं मैं। तो क्या है कि समझो पहले कि भाई समझो कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या समझो कि बेस थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी, क्या बोल रहा हूं मैं, क्यों पड़ी, कि भाई ये कहां से आई, ये जरूरत क्यों पड़ी, समझ रहे, इस बात को समझो, समझ में आ जाए तो फिर मेरे को बोलना। क्या हुआ कि मान लो आपकी स्कूल में 12वीं के 3 सेक्शन है, होते हैं, बाकी काफी स्कूल में आपके में तो नहीं, बाकी होते हैं ना। तो देखो 3 सेक्शन है, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन। अरे ये सुनो 3 सेक्शन है, 3 इंडिविजुअली सेक्शन हो गए। मुझसे थोड़ी देर पहले तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे जिनमें या तो एक ही बैग है या एक ही बॉक्स बन रहा था, 3 बनेंगे बिल्कुल। तो जहां सिंगल बॉक्स बने उसमें इवन इनटू सारी घुसड़ी पड़ी हो, तो वो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट होगा। अब ये अलग अलग सेक्शन है, अब ये अलग अलग बॉक्स है, अरे ये सुनो, उस बॉक्स में अलग बॉल होंगी, इस बॉक्स में अलग होंगी। अब मैं सेक्शन का नाम ले रहा हूं तो उसके अंदर बच्चे होंगे। अरे ये सुनो, अब देखो इस थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी, इस कॉन्सेप्ट को समझो, आधी क्लास तो यही दूर हो जाएगी। अब क्या है कि मैं एक ऐसी इवेंट लेता हूं जो तीनों सेक्शन में हो सकती है, वैसे तो टोटली होगी। रुको, तो क्वेश्चन पूछने के तरीके से पता चलेगा, क्वेश्चन पूछने के तरीके से पता चलेगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी है या बेस का है। अब जो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो इसमें बनेगा नहीं। अभी तुमको फीलिंग उसी की आ रही है
मान लो जी मतलब कोई लड़की, अरे सो नो, बात क्लियर है क्या? तो आपको ये मिलेगी कि पहले थैले को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी या पहले सेक्शन को, अच्छा मान लो उस स्कूल में कोई गार्जियन आता है और वो गार्जियन आके ऐसे बोलता है, गार्जियन कोई पेरेंट्स आता है और वो ऐसे बोलता है कि भाई मैडम मेरे को किसी से मिलना है ना, इसके एग्जांपल ले लेते हैं। अब भाई कोई टीचर है वहां पे, अब उसे ये नहीं पता कि भाई कशिश कौन से सेक्शन में है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में, मान लो उसे नहीं पता, भाई ज्यादा सेक्शन होते हैं तो नहीं पता होता कि भाई कोई गार्जियन आया, मान लो उस गार्जियन को उस बच्चे का नाम भी नहीं पता, अभी तो मैंने खैर कशिश बोल दिया तो ठीक है, तो फिर कोई टीचर खड़ा होगा, वो क्या बोलेगा, कशिश कौन से सेक्शन में, गार्जियन से पूछेगा कि आपकी बच्ची जो है वो कौन से सेक्शन में है, 12वीं के तुम्हारे 3 सेक्शन है, ये सुन लो। फिर उसके पापा बोलेंगे मुझे ये तो नहीं पता कि कौन से सेक्शन में है, ये जरूर पता है कि वो 12वीं में है, और ट्वेल्थ में वो आप जानो, आपका काम जाने, अब उस बच्चे को बुलावा, तो टीचर क्या करेगा, किसी बच्चे को भेजेगा, अब वो बच्चा क्या करेगा, बच्चे को भी नहीं पता कौन से सेक्शन में है, वो बच्चा सबसे पहले क्या करेगा, पहले सेक्शन में जाके देखेगा कि इसमें किसी से क्या, मैडम किसी से क्या, फिर मैडम बोलेगी इसमें तो नहीं, अगले सेक्शन में देखो, तो पहले सेक्शन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी P of E1, सॉरी P1, यस और नो, मतलब ये तो मिलेगी। दूसरे सेक्शन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी P सेकंड, भाई उस बच्चे को पहले सेक्शन में कशिश नहीं मिली तो वो दूसरे सेक्शन में जाके देखेगा, अरे यस और नो, और मान लो उसे दूसरे सेक्शन में भी कशिश नहीं मिली, अरे यस और नो, और या तीसरे सेक्शन में बैठी है, तो तीसरे सेक्शन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी P थर्ड। मैं इस पे ओके का सिंबल क्यों लगा रहा हूं, इसका मतलब ये है कि भाई सेक्शन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगी कि पहले सेक्शन को सेलेक्ट करना, उसकी प्रोबेबिलिटी P फर्स्ट, सेकंड को, थर्ड को, सब में जाके देख के आया, यस और नो। अब किसी ने किसी में तो किसी से मिलेगी, पक्की बात है, यस और नो। अब क्या है कि मान लो इन तीनों सेक्शन में जाके वो आया और कशिश को बुला के ले आया, अगर कशिश उसी स्कूल में पढ़ती है तो कोई से कोई सेक्शन मिलेगी, अगर कशिश हालांकि कोई हाई लेवल की तो हो सकता है तीनों सेक्शन ही ना मिले, तो कहीं और हो गार्जियन को पता चले, घर से तो आएगी लेकिन सेक्शन कोई से नहीं है, लेकिन मान लो कोई से कोई सेक्शन में है, ठीक है ना, बाकी कशिश काफी अच्छी बच्ची है, तो देखो किसी ना किसी सेक्शन में वो है। अब भाई वो कशिश को ले आया, वो लड़का बुला के, वो बोलेगा मैडम ये कशिश लो, मैं तो बहुत ही मुश्किल से ढूंढ ढांड के इसे लाया हूँ, ये सो रहा हूँ। अब तीसरे के, अब गार्जियन की थोड़ी सी टेंशन हुई, किस बात की, कि मेरे को जब दोबारा आऊंगा तो मेरे को इसका सेक्शन याद रखना है, यस और नो, अभी रुको, तो फिर वो बच्ची से वो दिमाग लगाएगा, अच्छा वो मान लो उस बच्चे से क्वेश्चन पूछे या फिर प्रोबेबिलिटी निकाले कि जो कशिश को बुला के लाए थे, अब कशिश जो है मान लो के है, क्या है, मान लो कशिश को कैसे बोल दिया मैंने, अब वो इसके पापा क्या बोलेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कशिश को तो बुला के लाए हो, कशिश को तो बुला के लाए हो, इसे फर्स्ट सेक्शन में से ही बुला के लाए हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी। रुक तो अब तीसरे में बुला के लाए क्या, फिर फादर को क्या पता कौन से सेक्शन में बुला के लाए, अरे समझ में आई क्या बात, यस और नो। अब क्या बोल दिया मैंने, कशिश को बुला के लाए हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, कशिश को फर्स्ट सेक्शन में से ही बुला के लाए हैं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि कशिश को सेकंड सेक्शन, कशिश को बुला के तो लाए हैं, कशिश को बुला के ला चुके हैं, उसे बुला चुके हैं, किस बात की प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं कि उसे सेक्शन फर्स्ट में से बुला के लाए हैं, कि उसे सेकंड सेक्शन में से बुला के लाए हैं, कि उसे थर्ड सेक्शन में से ही बुला के लाए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपसे रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछा है, उसे रिवर्स कैसे, अभी कॉन्सेप्ट अभी समझो तुम, अभी समझ गई, क्योंकि अरे रुको, अभी एक बात को गौर करो तुम, इस बात को, है ना, अभी मैं तुमसे गौर करवाता हूं इस बात पे कि क्या हुआ कि कशिश को देखो पहले सेक्शन में बच्चा जा चुका, उसे कशिश मिले या नहीं मिले ये भी तुम्हें मिलेगी प्रोबेबिलिटी, दूसरे सेक्शन में गया, वो पहले गया फिर ही तो कशिश को ढूंढा, इस बात की प्रोबेबिलिटी तुम्हें मिलेगी, वो तीसरे सेक्शन में गया, पहले गया फिर कशिश को ढूंढेगा तो कशिश ऊपर, क्योंकि के की तो बाद में ढूंढेगा ना, पहले थर्ड में जाके खड़ा होगा, वो थर्ड सेक्शन में पहुंच चुका, थर्ड सेक्शन में पहुंच चुका, थर्ड हो चुकी, अब वहां जाके के को आवाज देगा कशिश को, तो आपको क्या मिलेगी, पी फर्स्ट, पी सेकंड, पी थर्ड, पी के अपॉन फर्स्ट, पी के अपॉन सेकंड, पी के अपॉन थर्ड, और देखो के अपॉन थर्ड, के अपॉन सेकंड, के अपॉन फर्स्ट, पूछ किसकी सकता है, फर्स्ट अपॉन के, सेकंड अपॉन के, थर्ड अपॉन के, मान लो फर्स्ट अपॉन के, अरे गिवन क्या है, के अपॉन थर्ड, गिवन क्या है, के अपॉन सेकंड, के अपॉन वन, पूछ रहा क्या है, फर्स्ट अपॉन के, सेकंड अपॉन के, उल्टी नहीं पूछ रहा,
रिवर्स नहीं पूछ रहा कि भी किसी को बुला के लाए हो, फर्स्ट में से ही बुला के लाए हो, क्या ये रिवर्स कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? अरे यस और नो, रिवर्स कॉन्सेप्ट। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें रिवर्स कॉन्सेप्ट निकालने हो, रिवर्स कॉन्सेप्ट की प्रोबेबिलिटी निकालने हो, तो वो सारे क्वेश्चन बेस थ्योरम की हेल्प से होंगे। मैंने बेस थ्योरम पढ़ाई नहीं, मैंने तो ये लिखा है जरूरत क्यों पड़ी कि बापू ने यो क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। अरे भैया ने बुला के लाया भाई, कौन से सेक्शन में बुला के लाया? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। अरे यस और नो। अब ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, ऐसे प्रॉब्लम बन सकती है ना, तब तो इसकी जरूरत पड़ी। तो जॉन बेज के सामने जब ये प्रॉब्लम आई कि क्या करे, तो उसने एक फॉर्मूला बनाया। क्या बना भाई? अरे मेरी बात सुन रही क्या? तो जॉन, अभी मैं अब करता हूँ कोई जनरलाइजेशन, क्या करता हूँ, रफ कर दूं क्या? अब ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि जरूरत क्यों पड़ी। तो क्यों जरूरत पड़ी? जब आपको रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ लेता, क्या बोलता है? उल्टी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, उन बेजों तो कशिश ने बुलाना है, वो फाइंड करने लगे उल्टी कि कशिश ने तो बुला लिया, गूगल नहीं करे सॉल्व होगी। पहला में से बुला के लाया, दूसरे में से बुला के लाया, तीसरे सेक्शन में से ही बुला के लाया, तो मतलब कि उल्टी प्रोबेबिलिटी होगी ना। अपोजिट, रेसिप्रोकल, रिवर्स बोल रहा है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ज्यादा सूट हो रहा है ना? अरे रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट है ना? ठीक है, ये बात तुम बच्चों को समझ में आई या नहीं आई? ये तो समझ में आ गई जरूरत क्यों पड़ी। अब मैं इसे जनरलाइज करता हूं। क्या करता हूं? जनरलाइज। तो जो जॉन बेस था, इसने एक फॉर्मूला दिया, अभी तुम समझो उसने कैसे दिया, समझो। तो ये क्या कह रहा है कि आप लोगों को ध्यान देना भाई, बहुत सारी इवेंट मिलेंगी। अभी फॉर्मूला प्रूफ करूंगा वहां पे, जैसे कल किया था टोटल का। आपको इवन मिलेगी, क्या मिलेगी? इवन E2, ये बॉक्स है कल की तरह कोई, ठीक है ना? अब इस बॉक्स के अंदर E1 मिलेगी, आपको E2 मिलेगी, E1, E2, E3 डैश डैश डैश, कहीं ना कहीं क्या मिलेगी? EN मिलेगी। अरे यस और नो बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? और बीच में देखो, इधर ध्यान दो, और एक आपको ए भी मिलेगी। उसे कब मिल रही थी वही ए क्या? हाँ, एक ऐसी इवेंट जो सबके साथ हैपन हो रही है। अरे कशिश हो सकता है पहले सेक्शन में, दूसरे में हो तो सकती है। यस और नो, पहले पीरियड में, दूसरे में बैठी थी, तीसरे पीरियड में पहले बैठी है, तो पहले सेक्शन में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी। अरे यस और नो, यानी आपको कल की तरह एक इवेंट ए ऐसी जरूर मिलेगी जो सबके साथ हैपन हो रही है। अरे ए का E1 का कॉमन नहीं है क्या? कॉमन है ना, इंटरसेक्शन है ना। ए E2 के साथ भी हैपन हो रही है ना। अरे ए E3 के साथ भी हैपन हो रही है ना। ए EN के साथ भी हैपन हो सकती है ना। बिल्कुल हो सकती है। तो ये तो कल वाला कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कल वाला ही है। क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज किया अगले ने। अरे यस और नो। अब सुनो, अब सुनो, अब इतनी सारी इवेंट है, E1, E2, E3, EN, इसके बीच में कोई इवेंट बैठी है E के। क्या भाई? ई के मतलब पूछी गई इवेंट। क्या भाई? पूछी गई इवेंट, जो पूछेगा, पूछी गई इवेंट जो हमसे पूछेगा वो ई के है। अरे भाई इसने इवेंट तो पूछी थी कि सेकंड सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन, 3 सेक्शन E1, E2, E3 तो थे। अरे 3 इवेंट तो थी, तो वहां पे इवेंट की तो प्रोबेबिलिटी पूछी थी जब ए हो चुकी है, जब कशिश को बुला चुके हैं तो फर्स्ट सेक्शन में से बुलाने की, E1 की। यस और नो। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा? अच्छा, अब यहाँ पे ए की पहचान क्या है? अच्छा, टोटल प्रोबेबिलिटी में तो ए की पूछता है, और बेस थ्योरम में ए ऑलरेडी गिवन होगी। ए क्या हो गया? ऑलरेडी। ये जो ए है जो सबके साथ हैपन हो रही है, ये क्या मिलेगी? ये ऑलरेडी गिवन, ये हो चुकी होगी। ये हो, कशिश को बुला के लाना, तो कशिश को बुला के ला चुके। अरे लट्स तो बुलाने के बाद मजा कि पहले में से बुला के लाया है, दूसरे में, तीसरी में। ये लोग आलो बात को आगे के बात समझे। तो कशिश को बुला के ला चुके हैं। अच्छा, पिछले टोटल प्रोबेबिलिटी में तो ए की ढूंढ रहे थे, और यहाँ पहले से हो चुकी हुई मिलेगी। तो ए क्या है? हो चुकी होगी, ऐसी इवेंट जो पहले से हैपन हो चुकी, तो ऑलरेडी हैपेंड। यानी ये मैं कह सकता हूँ गिवन इवेंट होगी कि ये तो हो चुकी भाई। यानी मैं कह सकता हूँ ये तो नॉन इवेंट होगी। क्या होगी? और कितने नाम बताऊं इसके? अरे समझ गए ना? ऐसी इवेंट जो नॉन इवेंट है, ऐसी इवेंट जो गिवन है, ऐसी इवेंट जो ऑलरेडी हो चुकी है। ए तो हमें मिलेगी, और उल्टी पूछेगा भाई ए तो हो चुकी, तू नहीं बतावा E1 के साथ हुई है। ए तो हो चुकी, इस बात की बताओ कि वो E2 के साथ हैपन हुई है। अरे सुनो, तो आपको किस तरीके से पूछ सकता है कि ए तो हो चुकी, E1 के साथ हैपन हुई है, वो बताओ। हालांकि ए सबके साथ हो रही है, लेकिन तुमसे E1 के साथ होने की पूछी है। ए सबके साथ हो रही है, तुमसे E2 के साथ हैपन होने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। ए सबके साथ हो रही है, लेकिन तुमसे EN के साथ, ए सबके साथ हो रही है, लेकिन तुमको के साथ पूछी है कि के साथ हैपन हुई है वो ए। बात आ रही है क्या समझ में? तो इतना ज्यादा समझा दिया मैंने तुम्हें, शायद आगे समझ में क्लियर है क्या? और इतने सारे कॉन्सेप्ट वो E1 के साथ ही पूछ सकता है, E2 के भी, E3 के भी। बात क्लियर है?
ठीक है, अब इधर ध्यान दो चुपचाप। देखो भाई अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं। अरे समझ गए क्या? देखो भाई देखो, मान लो मेरे से ए हो चुकी तो ई के साथ हैपन होने की, तो मैं इधर लिख देता हूं, जब ए हो चुकी है तो ए के इवेंट ई के साथ हैपन होने की प्रोबेबिलिटी, अब फॉर्मूला आने वाला है, भी ध्यान रखना कल की तरह। ये क्या कॉन्सेप्ट समझ आएगा? जब ए हो चुकी है तो ए कोई इवेंट है जो हो चुकी, उसके इवेंट ई के साथ हैपन होने की। अब जो ए है वो E1 E2 E3 किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन रैंडमली किसका नाम ले दिया? के साथ। समझ गए ना? तो देखो इधर जनरलाइज बाद में कर लेंगे। तो इवेंट ए हो चुकी तो नीचे, और वो ई के साथ हुई है। बात क्लियर है क्या? अच्छा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या बोल दिया मैंने? टोटल प्रोबेबिलिटी, और ऊपर फेवरेबल, ऊपर क्या बोल दिया मैंने? फेवरेबल। अभी तुम ध्यान दो, इधर कौन सी हो चुकी है? ए हो चुकी है, ई के साथ बोलिए तो यहां ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा। देखो उल्टा, रिवर्स कॉन्सेप्ट, पी ए अपॉन में ई के इंटू पी ऑफ ई के। इस बात को गौर करना भी, इसका उल्टा, इधर ई के अपॉन में ए है, उधर ए अपॉन में ई के। यस और नो? मेरी बात आ रही है क्या समझ में? पूछ रही है कैसे? अरे तो 20 सेक्शन पहले में तो जा चुके हैं। बिग क्वेश्चन में गिवन तो ये मिलेगा ना, E1 E2 सबकी मिलेगी, तो E1 का ए के साथ होना इंटू ई के की प्रोबेबिलिटी। अरे इस बात कॉन्सेप्ट को समझ लो क्या? फेवरेबल कौन होता है? जो पूछता है। भाई मैंने ये बोला कि डाइस उछाड़ा, उस डाइस में E1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो नीचे तो टोटल और ऊपर केवल E1 लेते हैं। E1 जिसकी पर्टिकुलर बात हो रही है। अब नीचे तो मैंने क्या लिखा? टोटल। ऊपर क्या लिख रहा हूं? जिसकी पर्टिकुलर बात हो रही है, जिसकी पर्टिकुलर, इसकी तो पूछी है और ऑलरेडी क्या हो चुकी, ये तो हमें क्वेश्चन में मिलेगी। ये सुनो, ये हमारी फेवरेबल है, ये हमारी फेवरेबल है। अरे बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखो, पी ए अपॉन में ई के इंटू पी ऑफ ई के। अरे ये सुनो, टोटल प्रोबेबिलिटी का कल वाला टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पी ऑफ ए। अरे टोटल प्रोबेबिलिटी पी ए की, अरे ए के हैपन होने की टोटल। मैंने कल क्या बोला था? ऐसी इवेंट ढूंढो जो सबके साथ हैपन हो रही है, वो ए तो थी, और ए के हैपन होने की टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताओ। ए अपॉन में ई के पी, ई के तो ऊपर रहेगी अपॉन में ए है ना, ए है ना, ए E1 के साथ भी हो सकती थी। ए है ना, ए E2 के साथ भी हो सकती है। ए है ना, ए है ना, ए EN के साथ भी हो सकती है, क्योंकि ए है ना, ए सबके साथ हो रही है। देखो ए है ना, E1 के साथ भी हो रही है, E2 के, E3 के भी, EN के। ये देखो ये बॉक्स, ये ए सबको सेट रही है, सबके साथ हो सकती है। तो ये फॉर्मूला है बेज थ्योरम का, और ये टोटली किस कॉन्सेप्ट पे है भाई? रेसिप्रोकल। किस पे भाई? अभी मैं तुमको दोबारा से थोड़ा सा ही बताता हूँ, इतनी बात समझाई क्या? ये इसका फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है। देखो भाई, रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल पे डिपेंड है, डिपेंड नहीं, प्रिंसिपल पे। रेसिप्रोकल, जो गिवन होगा उसका जस्ट अपोजिट पूछेगा, जो गिवन होगा उसका जस्ट अपोजिट। यानी कि ए ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो इवेंट E1 के साथ ही हुई है, वो इवेंट ई के साथ ही हुई है इस चीज की, तो ये रेसिप्रोकल पूछता है। तो इस प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? जॉन बेज ने। किसने भाई? जॉन बेज ने, लगभग 250 साल पहले। तो उस बंदे ने इस कॉन्सेप्ट को सोल्व किया था, और ये फॉर्मूला में जॉन बेज ने दिया था कि इस तरीके से करो, आंसर आ जाएगा। यस और नो? ये फॉर्मूला तुम लोगों को समझ में आ गया क्या? अरे यस और नो बोलो भाई। अभी पर्टिकुलर है ना? अच्छा, एन तक जरूरी नहीं यहां तक जाएगी क्या? अगर तुम्हें E1 E2 दो इवेंट मिली तो पहले E1 E2 में खत्म हो जाएगा। नीचे तो पी ए अपॉन E1, पी ए अपॉन E2 पी इंटू, नीचे तो ये दो आ गई, ऊपर केवल सिंगल। या तो E1 के साथ ए पूछेगा या E2 के साथ ए पूछेगा। ये बात आई कि नहीं आई समझ में? तो ऊपर तो फेवरेबल जो पूछे, नीचे टोटल नहीं आएगा समझ में? ये भाई फॉर्मूला है, ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। सब बच्चे इसको क्लियर कर लो। किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो, कोई भी क्रॉस क्वेश्चन तुम्हारे मन में आता है, आ रहा है तो पूछ सकते हो। ठीक है क्या? बोलो।
कौन सा वाला भी? मुझे तो ए के की पूछी है, ए के साथ होने की। हाँ तो जब इवेंट ए हो चुकी है तो ई के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई के ए के साथ है। ए के साथ, किसके साथ? ए के साथ। पूछी ई के की है तो रामबाण तरीका क्या होता है, जब भी कोई चीज पूछता है तो वो ऊपर आती है। तो इवेंट ई के की पूछी है, किसकी पूछी है? ई के की ए के साथ। या फिर ऐसे बोल दो कि जो ए हुई है ना वो ई के साथ हुई है, उल्टा बोल दो जिसे। मैंने क्या बोला कि इवेंट जो हुई है ना वो ए के साथ ही हुई है, तो इवेंट ई के, ठीक है ना? समझ गए? बोलो। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने बोल के बता दिया वैसे भी। तो देखो कौन सा क्वेश्चन? सेकंड कह रहा है कि ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। क्या बोल रहा है? किसी बैग में 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है। अनदर बैग, एक और दूसरा बैग है। तो पहले एक बैग तो बनाओ, है ना? तो इस सेकंड जो क्वेश्चन है तो इसके अंदर बोल रहा है कि ये कोई एक बैग हो गया, इसके अंदर 4 ही ब्लैक है और 4 ही, तो 4 तो लिख दूं मैं ब्लैक और 4 ही लिख दूं मैं रेड। समझ गएगा? तो ये हो गया बैग फेस्ट। क्या हो गया? BAG बैग फेस्ट, मतलब सेक्शन फेस्ट हो गया ना। तो देखो भाई, अब तुम्हें लाइफ में वो याद रहेगा, किसी सेक्शन में से किसी को बुलाना। तो बैग फेस्ट। अब हमारे पास में है बैग सेकंड। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? सेकंड बैग के बारे में। अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड और 6 ब्लैक। इसके अंदर 2 रेड है और 6 ब्लैक है और 2 रेड बॉल बैठी है, ठीक है। क्या बोल रहा है? वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम। किसी बैग को सेलेक्ट किया जाता है, तो पहले किसको सेलेक्ट कर रहा है? बैग को। तो बैग फेस्ट, अच्छा 2 ही बैग है, दोनों को सेलेक्ट करने के चांसेस 50-50 रहेंगे, अगला बोले ना बोले। तो बैग ही तो है। अगर 3 बैग होते तो सब इक्वल होते, यानी कि 1/3 1/3 1/3। अरे सब इक्वल होते। तो 4 बैग है तो सब 1/4 1/4 1/4। तो यहाँ 2 ही बैग है तो टोटल 2 बैग है। 2 बैग में से किसी एक बैग को सेलेक्ट करना 1/2। 3 बैग होते तो किसी एक बैग को सेलेक्ट करना 1/3। समझ रहे हो क्या? यानी कि मेरे को E1 E2 मिल चुकी है, मेरे को सेक्शन मिल चुके हैं। सेक्शन तो मिल गए, बैग फर्स्ट और बैग सेकंड। ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? तो मैं E1 किसको बोल देता हूँ? अरे मैं E1 किसको बोल देता हूँ? सिलेक्शन ऑफ बैग फेस्ट, है ना? तो ये जो इवेंट है ये सिलेक्शन करना है किसका? बैग फेस्ट का। तो सिलेक्शन ऑफ बैग फेस्ट। इस बात को मैंने E1 बोल दिया। ये एक घटना है जो घटित हुई है, जो हैपन हुई है कि दूसरी क्या हुई। अच्छा ये एक इवेंट है तो जाके किसी बैग के हाथ लगाओगे, मैंने तो ये सेलेक्ट किया, ये मेरा बैग है ना? तो सिलेक्शन ऑफ बैग फेस्ट कॉल्ड इवेंट E1। अच्छा तो E1 E2 लास्ट में लिख दूंगा ना। अच्छा E2 क्या है? सिलेक्शन ऑफ बैग सेकंड। यस और नो? अब बताओ मेरे को, PE1 और PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बैग फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्वल टू हाफ। E1 को सेलेक्ट करने की या बैग E2 को सेलेक्ट करने की, दोनों की ही प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अब मुझे A ढूंढनी है जो हो चुकी, अब मुझे A ढूंढनी है जो हो चुकी होगी, और फिर मेरे से पूछेगा कि वो E1 या E2 किसके साथ। समझ गए ना? E के पूछी हुई इवेंट, है ना? तो देखो ये, तो बंदा बोल रहा है इसके बाद में पढ़ने में, वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन। 2 बैग में से पहले तो कोई ना कोई बैग को सेलेक्ट करेगा, पहले तो कोई ना कोई सेक्शन को सेलेक्ट करेगा कि एम जाऊं। फिर बोल रहा है कि भाई फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। क्या बोल रहा है? बॉल निकाली गई उस बैग से। वन ऑफ द 2 बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। यार ले भाई, सबसे पहले तो बन कोई से बैग ने सेलेक्ट करो, बैग में से बन बॉल काटी, और वो जो बॉल निकाली है वो रेड, बोलिए तो रेड है, मतलब बॉल रेड आ चुकी, यानी ये ए है। अब बंदा उल्टा पूछेगा, अरे बॉल रेड तो आ चुकी, ये उल्टी पैरा वो कौन से बैग से निकले वो? ऐसे नहीं होता, अगले पैरों बन गई, अगले काट के लाया। लेकिन अरे सुनो, दूसरा पूछेगा ना भाई, मेरे को किसी बंदे ने बोला जा बैग कमरे का, मैंने 2 बैग ही बैग में से बॉल काट लिया, मुझे सुनना पड़ रहा है कि मैं फर्स्ट बैग में से ठाके लिया, दूसरे में से मैं ठाके बोल लिया रेड। एक वो दिमाग लगाओ, एक बैग तो मेरे हो और एक वो कोई और को, 500 दिमाग लगाओ कि मेरे बैग में से बॉल काट के लाया है चीज की प्रोबेबिलिटी, तो दिमाग तो कोई और लगाओ, अपन तो मेरे ही है, दिमाग तो कोई और ही लगाओ। आगे ना समझ में?
तो अब वो ज्यादा दिमाग लगा रहा है कि देखो रेड बॉल इज ड्रॉन है ना, ये बॉल निकाली जा चुकी है। अब उल्टी पढ़ ली उसने कि ये वो जो बॉल निकाली थी ये बैग फर्स्ट में या ये फिर ये बैग सेकंड में। किसकी पूछी भाई? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो मैं इवेंट ए मेरे को मिल चुकी, क्या मिल चुकी भाई? इवेंट ए है ना। तो इवेंट ए को क्या मान लो भाई? इवेंट ए ड्रॉन बॉल इज रेड। निकाली हुई बॉल जो निकल चुकी है वो बॉल क्या है? रेड। ये ही ए है। ये बात समझ आई या नहीं आई? क्या मेरे पास P1 है? क्या मेरे पास Pe2 है? बेस कहता है A अपॉन में E1 A अपॉन में E2 और लाओ। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अच्छा बंदे ने पूछा क्या है? अच्छा एक मिनट में लिख लेता हूं। मेरे को ये बताओ A अपॉन में E1 क्या होगी? पहले तो इसे पढ़ के देखो, इसे क्या करके देखो है? अरे इसे रीड करके देखो। रीड इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इवन हो चुकी। इवन मतलब पहले बैग में ए होने की, पहले बैग में ए होने की, पहले बैग में से रेड बॉल। इसका ये तो मतलब हुआ। तो ड्रॉन रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग। अरे सुनो, फ्रॉम बैग फर्स्ट एक बात है। तो ड्रॉन रेड बॉल, देखो रेड की बात कर रहा है, दूसरी मत देखना, ठीक है ना। तो ड्रॉन रेड बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट। तो फर्स्ट बैग में से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, अरे फर्स्ट बैग में टोटल कितनी है? 8 और रेड कितनी है? और ये बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब दूसरे बैग में से A2 हो चुकी, फिर A होने की। A2 मतलब सेकंड बॉल में A होने की, सॉरी सेकंड बैग में A होने की, मतलब सेकंड बैग में रेड आने की। अरे A2 हो चुकी ना, सेकंड बैग में रेड आने की। सेकंड में टोटल कितने रेड? 8। रेड कितनी भाई? 2, यानी 1/4। नहीं आया ना समझ में? आ गया। तो ये आगे ना बोलो। और अब क्या जरूरत है अभी? कुछ जरूरत नहीं है। अब हमें ये है कि पूछा क्या है? हमें पूछा है कि जो ड्रोन बॉल तो रेड थी, अब वो जो रेड बॉल थी वो फर्स्ट बैग में से ही लाए थे, मतलब ड्रोन बॉल इज रेड तो आ चुकी, उन पकड़े बैठे रहो। अब बात ये है कि उसे फर्स्ट बैग में से निकाल के लाए थे। तो हमें देखो उल्टा पूछ लेना इसने कि जो ड्रोन बॉल है उसे बैग फर्स्ट में से लाए थे। अरे सुनो, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिलेक्टेड रेड, वो जो रेड बॉल थी सिलेक्टेड फ्रॉम बैग फर्स्ट। इसकी प्रोबेबिलिटी ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग फर्स्ट, की उसे बैग फर्स्ट से ही निकाला गया है। समझ गए ना? मैं इसकी जगह फॉर्मूला लिख दूं डायरेक्ट। अरे फॉर्मूला बता दो इसका जल्दी से बना के। देखो भाई क्या बोला भाई? रिवर्स उल्टा। क्या करा? उल्टा। सबसे पहले उल्टा मतलब E1 अपॉन में A है, क्या कर दो रे? A अपॉन में E1 कर दो। पहले बैग को सेलेक्ट करो, उसमें से A लाए थे, फिर P ऑफ E1। अरे पहले सेलेक्ट किया था तुम लोगों ने, पहले बैग को सेलेक्ट किया, अब E1 को तुमने सेलेक्ट किया और उसमें से A लाए थे रेड। तो हो सकता है देखो, लेकिन नीचे टोटल, ऊपर तो फेवरेबल जो पूछता है पूछी केवल बैग फर्स्ट में से है, लेकिन नीचे टोटल जरूरी थोड़ा है फर्स्ट में रेड हो, सेकंड में भी रेड हो सकती है। तो नीचे टोटल, तो वो जो रेड बॉल थी वो बैग फर्स्ट में भी हो सकती थी, हो क्या सकती थी, है ना? हो सकता था। अरे नीचे टोटल, अब ये मत बोलना सर A2 का हमारे अंगने में क्या काम है। अरे नीचे टोटल है, तो टोटल चीज जो पूछता है उसको इफेक्ट करती है। तो आजकल बच्चे बोलते हैं ना कि मैं खाना खाऊं या नहीं खाऊं, मम्मी पापा को क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत क्यों नहीं है, वो टोटल प्रोबेबिलिटी है, उनके बच्चे हो तुम तो केवल एक इवेंट हो, इवन। तो देखो भाई नीचे टोटल, तो भाई हो सकता था बैग सेकंड में से। अरे सुनो, A अपॉन में E2, बात आई कि नहीं आई? बस तो अच्छा E1 की प्रोबेबिलिटी बोलो भैया, हाफ इंटू A अपॉन E1 बोलो भाई, A अपॉन E1 1/2 ही, क्या समझ रहे हो ना मेरी बात को? कैंसिल करने के बाद में अच्छा नीचे 1/2 इंटू 1/2, अरे यार तो सेम टू सेम आएगी। ये तो एक पार्ट है टोटल का। सेकंड बोलो भी, सेकंड बोलो 1/2 इंटू 1/4। मैं नहीं काटता ना, मैं सुख पाता, क्योंकि सबका बिग बॉस सेम हो जाएगा। अब देखो भाई ऊपर क्या आ जाएगा 1/4, क्या? अरे सी बात है 1/2 इंटू 1/2 1/4,
और ये 1/8 समझ रहे हो क्या? मैं तुम्हारी जगह होता तो इसे 2/8 पढ़ता, क्या पढ़ता? 2/8 तो मैं तुम्हारी जगह नहीं हूं तो भी 2/8 ही पढ़ूंगा मैं तो। ठीक है ना? तो ये 2/8 और 1/8 3/8 क्या? चलो जोड़ दियो मैं तो। अरे 2/8 उसे 2/8 का 1/4 है। मेरे नजरिए से देखो है ना? तो मेरे को डायलॉग याद आ गया, मैं भी खैर वीडियो बना रहा हूं, नहीं बोल सकता बात समझ ना। तो मेरे नजरिए से चीजों को देखा करो, बहुत सी चीजें साफ दिखेंगी। तो ये 2/8 क्या? 2/8 और 1/8 3/8। अरे भाई और 8/3 क्या आंसर आएगा भाई? 2/3। चलो भाई ये आंसर है। नहीं आया क्या समझ में? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कोई लेंथ वगैरह नहीं है ना, अरे ओडी पचोड़ो, लेकिन बीमारी ने समझनो कोने समझा कि एक चावे की है यो सवाल अपने से चावे की या चीज ढूंढनी थी। अरे आ गया ना, बात ना तो नाक में नहीं दे देना है। अरे नहीं आएगा, कर लो भाई।